we would just like to have a brief overview of whatever we have done already, and ये आपके सामने एक चेकलिस्ट भी बन जाएगी एक तरह की। ये वो चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम इसको अपनी एक ऑन गोइंग रेगुलर प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें, और इन्हीं के ऊपर ये जो पहले कुछ सेशंस थे ये इन्हीं के ऊपर थे। आगे जब हम चलेंगे तो इट इज़ मोर अबाउट developing self-awareness, self-regulation, and then regulation of our relationships, regulation of our own personal role in our relationships. In fact, that would be more accurate, because we cannot regulate relationships. What we can regulate is our own role in them. And however, whatever the role is, whether it is positive or it should be better, ये आपने कोशिश करनी है। और ये हमारा इस मामले में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे एट द एंड, और आखिर में बिल्कुल जाकर हम वी विल बी टेकिंग अप आवर रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये अब आगे की है सेशंस। लेकिन आज का जो मेरा इस वक्त मकसद है वो ये है कि हम अपने अभी तक जो टॉपिक्स किए हैं उनको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें। इसमें दो मकासद हैं जी। एक तो ये कि इसको रिमाइंड करा लिया जाए, और दूसरा एक बड़ा अहम मकसद ये है कि ये आपके सामने एक नौयत की चेकलिस्ट बन जाए कि क्या हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट करेक्टिव स्किल को इम्प्रूवमेंट स्किल के तौर पर, देखिए मेरा आइडिया जो है बेसिकली इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो ये है कि हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को रेगुलेट करें। वो कॉन्वर्सेशंस इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। आपको याद होगा कि हमने बात का आगाज़ ही यहाँ से किया था कि हमारे लिए कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करने के रूल्स क्या होने चाहिए। कोई गाइडलाइंस हमने इसको स्टडी की थी, लिसनिंग की गाइडलाइंस थी, पार्टिसिपेशन एज एक्टिव पार्टिसिपेटर्स, स्पीकिंग की गाइडलाइंस थी, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस थी कुछ। रिफ्लेक्टिव जर्नल को मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और मैं ये समझता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्टिव जर्नल असल में हमारी अपनी कॉन्वर्सेशंस को बिल्कुल फोकस करके एक तरह से उन चीज़ों पर लेकर आता है कि जिधर हमसे या हम अपने मकसद में कामयाब हुए। मकसद असल में कोई गोल नहीं है हमारा, ये नहीं कि हमने वो अचीव कर लिया जो हम करना चाहते थे, बल्कि वो प्रोसेस, यानी जिसमें मैं अपने आप को उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलाना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने लिए डिटर्मिन किए हैं, उस विज़न के मुताबिक ढालना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने लिए डिटर्मिन किया। तो मैं इन टॉपिक्स को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेता हूँ ये आपके सामने, और साथ ही मैंने कोशिश की है कि इनके सामने इन फ्रंट ऑफ एवरी टॉपिक मैं यही बता दूँ कि हमने जो अभी तक सेशंस किए हैं ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे ये वाले टॉपिक्स। सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एज आई अंडरस्टैंड इट। पीपल माइट यूज़ दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट को कई लोग जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, और हक है जी, जिस तरह भी आप यूज़ करें इसको डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। मैंने ये गुजारिश की थी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ताल्लुक़ असल में मेरे ज़ाहिर से है, मैं कैसे अपीयर करता हूँ, मैं कितना, मिसाल के तौर पर कितना एटिकेट का ख्याल रखता हूँ, मैं कितना ज़्यादा हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उसके अंदर पूरा उतरता हूँ, मैं कितना लोगों को खुश करने के लिए मामला कर रहा हूँ। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है मेरी नज़र में उसका ताल्लुक़ असल में हमारी मॉरल और हमारे इंटरनल प्रोसेसेस की रेगुलेशन है। मॉरल डेवलपमेंट और इंटरनल प्रोसेसेस की रेगुलेशन है। इंटरनल प्रोसेसेस से मेरी मुराद, जिस तरह मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ जी, मेरी थॉट्स क्या हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मेरी मोटिव्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें। बीइंग मोर इंटेंशनल अबाउट माई एक्शंस, यानी बजाय इसके कि मैं बाहर के स्टिमुलस पर रिएक्ट कर जाऊं, मेरा जो है वो एक सोचा समझा रिस्पॉन्स हो हर सिचुएशन को, मैं इस जगह को अपना आइडियल समझते हुए अपनी डेवलपमेंट करूं, तो ये एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट का ताल्लुक है इससे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इसमें मिसाल के तौर पर
कि जो जिस 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 शख्स से मुलाकात हुई उसके जूते पॉलिश हुए हुए थे या नहीं हुए हुए थे, या मिसाल के तौर पर उसको अंग्रेज़ी बोलनी आती थी या नहीं आती थी, वो उसने अपने बाल वगैरह संवारे हुए थे या नहीं संवारे, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कि दिखता है। और जनरली या जनरली जो हमारी इस दौर में पिछले 50 से 100 बरस में जो काम हुआ है, वो जनरली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ज़्यादा हुआ है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। एक मेजर एक्सेप्शन जो है वो रॉबर्ट ब्रुक्स है, एक और एक्सेप्शन जो है वो स्टीवन कवी है, जिन्होंने इस के ऊपर काम किया है कि हमारे इंटरनल प्रोसेसेस में, खा आपको वो दिखे या ना दिखे, मैं अपने अंदर को ठीक करूँ। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जब भी whenever you feel that you should change your appearance or behavior, is it because that is a part of your character development or is it a part of your personality development? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इससे बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। किसी बात पर मुझे गुस्सा चढ़ गया है और मैंने उसको सप्रेस कर लिया है, ये मेरी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। लेकिन किसी मौके पर मुझे गुस्सा चढ़ने लगा था और मैंने अपने इंटरनल प्रोसेसेस को चेंज करके उस गुस्से को रेगुलेट कर लिया है, ये मेरी कैरेक्टर डेवलपमेंट है। यानी मैं इस तरह से इनको डिस्टिंग्विश करता हूँ जी। एक बात ये जो ये वाला एस्पेक्ट है, ये हमारा जो सेशन शुरू हुआ था उसमें सबसे पहला जो हमारा ये समझ ले कि प्रेजेंटेशन थी, वो इसी बात पे थी। आप अगर उसको देखना चाहें, उसके ऊपर उसको सुनना चाहें, तो ये आपको इस सीरीज़ में पार्ट 1 में मिल जाएगा। मैं व्हेन आई पोस्ट दिस वीडियो ऑन माय चैनल, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जिस जगह पर ये बात हो रही है, इस जगह पर वो लिंक भी आ जाए कि आपके सामने वो सारी प्लेलिस्ट आ जाए, सो दैट यू कैन रिव्यू इट एज वेल। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी थी वो है मेंटेनिंग द लर्निंग जर्नल, दैट वी शुड रेगुलरली मेंटेन द लर्निंग जर्नल। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको हो सकता है कि आप उससे कुछ ना कुछ पहले से वाकिफ़ हों, अगर हैं तो वो क्या वाकफ़ियत है, वो आप कितना जानते हैं, उसके बारे में कितना इत्मीनान है, क्या सवालात हैं आपके, इसको हम लर्निंग जर्नल में प्री लर्निंग के अंदर लेकर आते हैं कि यानी इस सेशन से पहले या जो सेशंस होते हैं, जो हमारी वर्कशॉप होती है, क्योंकि ये एक टॉपिक जो है वो असल में फैला होता है ओवर नंबर ऑफ सेशंस, सिवाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो वहाँ पे भी एक ही होता है। वो एक बेसिक तारुफ है, उसके ऊपर बातचीत की जाती है, 1 या 2 मैक्सिमम। और लर्निंग जर्नली का हिस्सा ये कि आपने अब जो जिस नुक्ता नज़र पे आप पहुँचे हैं वो क्या है, और इसके बारे में मज़ीद क्या सवालात हैं जिनको कि आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ये ख़ुद एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है, बट इट इज़ एन एकेडमिकली ओरिएंटेड रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। यानी आपने जो समझा, जो सीखा, इसमें उसको उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है और उसके ऊपर एकेडमिक क्वेश्चंस रेज भी करने हैं और उनको एक्सप्लोर करने के लिए भी अब कोशिश करनी है। तीसरी चीज़ जो थी जी, दैट वाज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। मैंने एक स्किल का तारुफ कराया था, अनफॉर्चुनेटली ये मौका नहीं था यहाँ पर उसको हम अप्लाई करते और प्रैक्टिस करते उसकी। आजकल जो अलमौरिद में क्लास चल रही है, उसमें से कुछ लोग कभी आते भी हैं इधर। मुझे आज दिख रहा था अनवर साहब आए हुए हैं, अनवर आफाकी साहब। वो ये जानते हैं कि ये वाली स्किल है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की, इट वाज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ क्लासेस और अभी भी वो उसको बहुत छोटा करके मैंने रखा है जी। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन खुद एक पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन वर्कशॉप है, यानी मेरे ज़हन में है। वो जाहिर है कि क्योंकि एक एकेडमिक टॉपिक है तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड उनके लिए उसको रखा जा सकता है। लेकिन ये होती किस लिए? ये इसलिए होती है प्राइमरीली दैट आपको वो स्किल दी जाए कि जिसके नतीजे में आप नए आइडियाज़, नई बातें, मार्केट में फैले हुए इंफॉर्मेशन, उसको परख सकें कि ये इंफॉर्मेशन क्या कितनी वैलिड लगती है आपको। इसमें हम आम तौर पर जो स्टेटमेंट्स हैं या जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या जो आइडियाज़ हैं, उनके पीछे अजम्पशंस को अनकवर करने की कोशिश करते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो जो अजम्पशंस हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, डू दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम और नॉट। ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है जो पार्ट 3 में हमने देखा था।
Number 4 was our conversations. इसमें दिस वॉज अ मल्टी पार्ट सेशन, पार्ट 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 5 हिस्सों पर था। आपको आज अगर इसकी वीडियोस इसको रिव्यू करना हो तो ये इसके जो सीरीज़ में चौथी से लेके 8वीं वीडियो है उसमें ये कवर हुआ था। ये जो चीज़ थी इसमें सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस देखी कि कॉन्वर्सेशंस की क्या हैसियत और क्यों ये इम्पोर्टेंट हैं, और ये हमारे ताल्लुकात में कितना अहम रोल प्ले करती हैं हमारे रिलेशनशिप्स में। नंबर 2 ये कि जो इसका यानी समझ लें कि जो इसका दूसरा और तीसरा हिस्सा था उसमें हमने ये देखा कि हम जब अपनी किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हैं तो हमें बात को सुनना कैसे चाहिए, हाउ शुड बी लिसन। ये मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी और मैं फिर इसको रिटरेट करूँगा कि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू, एंड इट इज़ जनरली कंसिडर्ड कि हर आदमी सुन तो सकता ही है। सुनने में, हियरिंग में और लिसनिंग में बड़ा फ़र्क है, एंड इट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस कि हम जब बात को सुनते हैं तो किस तरह सुनते हैं। और इसमें जो हमारी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की स्किल जो हमने पीछे कवर की हुई है वो बहुत यूज़ करनी पड़ती है या करनी चाहिए अगर हम ठीक तरह से सुन रहे हैं बात को। फिर चौथे और 5वें हिस्से में इसके यानी 7th एंड 8th पार्ट में हमने ये देखा था कि अपनी बात को बयान करने में हमें क्या करना चाहिए, किसी से इख्तलाफ अगर हो रहा है तो उसके मामले में क्या होना चाहिए। दीज वर द पार्ट्स चौथे से लेकर 8वें हिस्से तक। फिर हमने आज भी मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफली आई विल रिव्यू दैट अगेन, रिफ्लेक्टिव जर्नल इंट्रोड्यूस कराया था जी। और इसका मकसद ये था कि आपको जब कॉन्वर्सेशंस दे दी गई हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन सिखा दी गई है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू कर दें। ये मैं फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको एक चेक लिस्ट के तौर पर रखिए। ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज द एक्सरसाइजेज दैट यू शुड बी डूइंग continually over a longer period of time। इसके नतीजे में ये जो हैबिट्स है, रिफ्लेक्शन है, ये डेवलप होती हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल का ताल्लुक इस चीज़ से है कि मैं इस चीज़ की 2 एग्जांपल्स अपने दिन पर दोबारा रिव्यू करूं, अपने 24 घंटे को दोबारा रिव्यू करूं और देखूं कि किधर मैं कामयाबी से वो कर पाया हूं जो मेरा मकसद था। यानी इफ़ आई वर टू लेट्स से गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस अगर आपने देख ली हैं और आपको इत्तेफाक है, तो जिन पॉइंट से आपको इत्तेफाक है उनको अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाकर ये सोचना है आपने कि किधर मैं वो इफेक्टिवली उस पर अमल कर पाया हूँ और किधर नहीं कर पाया। और जिधर कर पाया हूँ उधर मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरी इंटेंशंस क्या थी, मैं कितना कॉन्शियस था, क्या चीज़ें थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, किस तरह से मैंने उन पर काबू पाया, इसको अपने रिफ्लेक्टिव जर्नल में नोट करना है। जिधर आप नहीं कर पाए उधर आपने अगेन वो क्या थॉट्स थी, वो क्या फीलिंग्स थी, वो क्या प्रॉब्लम्स थी, वो क्या मेरे कंसर्न्स थे जिसके बायस मैं अपने ऊपर ये रेगुलेशन नहीं नाफिज कर सका कि मैंने इसको रेगुलेट करना है। एंड आई वांट माई सेल्फ टू बी इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन। ये 9वें और 10वें जो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स, उनमें ये डिस्कस हुई है। फिर हमने एक चीज़ जो डिस्कस की थी जी, दैट वाज टू ऑल्टर आवर फोकस फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ राइट। ये हमने 11th पार्ट में डिस्कस की। व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ राइट का मतलब ये है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी थैंकफुल फॉर। और इसमें एक एक्सरसाइज मैंने ये गुजारिश की थी कि हम सबको करनी चाहिए, और मैंने ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको बहुत कारामद पाया कि just try to think about during your day, think about the 4 things that you will note down in your gratitude journal। हम एक gratitude journal बनाएं जिसके अंदर हम 3 सवालों के जवाबात लिखें। नंबर 1 ये कि मेरे पास जो जिस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ वो क्या है। हर रोज़ की नई 4 चीज़ें जो आपने तलाश करनी है, और अपने पिछले जर्नल को रिव्यू भी करना है। वो मेरे पास कैसे है, हाउ डू आई हैव दैट, मेरे पास वो कैसे आ गई है। यानी इट कैन बी अ पीस ऑफ ब्रेड दैट यूर ईटिंग, इट कैन बी अ कप ऑफ कॉफ़ी दैट यूर ड्रिंकिंग। वो आपके पास कैसे आ गई है, उसके पीछे एक पूरी चेन है जो आपकी खिदमत में लगी हुई है, और अल्टीमेटली इट गोज़ डाउन टू नेचर जनरली, जो आप तक पहुंचने में जो पूरी की पूरी नेचुरल साइकिल है वो आपने याद करनी है। और
आखिरी सवाल इस सिलसिले में ये है दैट हाउ वुड इट हैव बीन अगर ये आपके पास ना होती. It could be your eyesight, it could be your hearing, it could be your speaking power, it could be your, enjoying good environment at your home. Whatever it is, आपने कोशिश ये करनी है कि इन 3 सवालों के जवाब लिखें. इससे इंसान में 2 चीज़ें पैदा होती हैं. एक तो ग्रैटिट्यूड पैदा होता है और ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस जी, शुक्रगुजारी पैदा होती है. और दूसरी चीज़ जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पैदा होती है वो ये कि अपनी ज़िंदगी में बजाय इसके कि हम इस पर फ्रेट करें हर वक्त कि क्या कमी है, हम ये देखें कि क्या है, और जो है वो भी कोई हमारा पैदाइशी राइट नहीं था कि हमारे पास हो. यानी ये खुदा की इनायती है, ये लोगों की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं. एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू our topic of making faith our lens to view the world, our lives and circumstances. फेथ को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था अंडर द टॉपिक ऑफ कि हमारा मोटिव क्या होगा ठीक काम करने के लिए, क्योंकि बड़ा मोटिव होना ज़रूरी है जी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड हैव द राइट रीज़न टू डू द राइट थिंग. एज अ मेच्योर पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड इज़, बिकॉज समटाइम्स acting on your principles can entail a lot of costs. उसकी बहुत प्राइस पे करनी पड़ती है. सच बोलने की कई दफ़ा प्राइस पे करनी पड़ती है. हम कई मर्तबा चीज़ों को इसलिए होल्ड बैक कर लेते हैं बिकॉज़ अगर हमने ये बता दिया तो शायद हमारा मजाक उड़ जाएगा, या हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर वो कायम नहीं रहेगा, या लोगों की मोहब्बत हमारे लिए कायम नहीं रहेगी. तो ये जो एस्पेक्ट है, इसकी वजह से एक बड़ी चीज़ जो चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है. और मैंने फिर इंट्रोड्यूस ये कराया था कि फेथ जो है हमारा, वो असल में ये मोटिव है हमारे लिए एज बिलीवर्स. When we believe in God, the belief in God does not only mean that we have arrived at an explanation of the start of this creation. हम ऐसा नहीं है सिर्फ कि अल्लाह ताला को मानने का मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है. असल में हम अल्लाह ताला को जब मानते हैं, खुदा को जब मानते हैं, तो उससे मुराद ये है कि ये दुनिया खुदा ने बनाई है और वो इसके उमूर को चला भी रहा है. यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो उसी के करने से हो रहा है. जो कुछ नहीं हो पा रहा वो उसी के ना इजाज़त देने के नतीजे में नहीं हो पा रहा. जब आप इस पहलू से इसको देखते हैं तो ये असल में आपकी ज़िंदगी भर का, पूरे 24 घंटे का, यानी फॉर एवरी डे ऑफ योर लाइफ, इट बिकम्स अ लेंस थ्रू विच यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड. दैट इज़ द मीनिंग दैट यू आर गिविंग टू दिस वर्ल्ड. आप अगर वो मतलब जो है जो उसके अंदर पाया जाता है वो खुदा के लेंस के थ्रू देख रहे हैं तो एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगफुल इन द आईज, इन योर आईज, इन योर अंडरस्टैंडिंग. एवरीथिंग हैज अ पर्पस. नथिंग इज हैपनिंग विदाउट अ पर्पस. सो ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज, और इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया था जी सेशन 12 से लेके 16 तक. इसके बाद फिर हमने आई थिंक द लास्ट टॉपिक was shifting from concerns to influence, कि हमारा जो सर्कल ऑफ कंसर्न है हम आम तौर पर उसी में रहते हैं और उसमें डिस्टर्ब रहते हैं. ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया. नहीं, इससे निकल कर अपनी सोच को हमने लेकर आना है अपने इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के दायरे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. बजाय प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच के आपने सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच को डेवलप करना है. और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें, ये 2 चीज़ें ख़ास तौर पे, ऑल्टरिंग आवर फोकस फ्रॉम व्हाट इज़ राइट एंड शिफ्टिंग फ्रॉम कंसर्न्स टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें बेसिकली हमारी कंडीशनिंग के नतीजे में पैदा होती हैं. ये हमारी हैबिट्स ऑफ माइंड है. इन हैबिट्स ऑफ माइंड को आपने अगर चेंज करना है तो ये प्रैक्टिस से होती है जी. प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी हैबिट्स में ढली हुई हैं, और इससे हटकर जो आप प्रैक्टिसेस करेंगे वो नई हैबिट्स में ढाल देंगी आपकी ज़िंदगी को. और ये उसने एरिस्टोटल ने ये कहा था ना कि वो जो प्रैक्टिसेस हैं जब वो ढाल देती हैं और हैबिट्स बन जाती हैं तो असल में वो कैरेक्टर है. एंड फाइनली व्हाट वी डिड वाज क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवरसेल्व्स. इसमें हमने ये सारे हिस्सों में सबसे पहले अपना एक विजन कि हम हाउ वुड वी लाइक टू बी रिमेंबर्ड, व्हाट आर द गुड एट्रीब्यूट्स दैट वी विश दैट पीपल विल एस्क्राइब टू अस. वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किन प्रिंसिपल्स के तहत आते हैं.
और फिर आखिरी स्टेज पर हमने ये देखा था कि उन प्रिंसिपल्स को, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का उन 4 प्रिंसिपल्स को जो सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश में पाए जाते हैं, अगर मैं अपने लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाऊं तो उनके क्या क्या बिहेवियर्स, क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, कि ये जो आखिरी पार्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पीपल मेक अ लॉट ऑफ एरर्स इन दिस। इसको हम बार बार रिव्यू करके तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर डिसीजन। ठीक है जी, ये दीज आर योर डिसीजंस कि मैंने इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है, और उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक ढालने के लिए मुझे रोज़मर्रा क्या क्या करना पड़ेगा। How will those principles appear in front of others or in front of even myself? कि हो सकता है कि वो दूसरों के सामने तो ना आए। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रैटिट्यूड के प्रिंसिपल पर चल रहे हैं, मे बी nobody ever sees your gratitude journal, लेकिन ये आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होगी। इसके नतीजे में आप दुनिया में पॉजिटिव्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक एटीट्यूड की डेवलपमेंट है, ये एक हैबिट की डेवलपमेंट है। यहाँ तक हमने किया जी, और फिर हम अब आगे जो चल रहे हैं वो बेसिकली इस मुश्किल से अब नबर्द आज़मा होने की कोशिश है। इस मुश्किल को ओवरकम करने की कोशिश है कि ये जब हम ये सब कुछ कर लिया, इसके ऊपर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स पर अमल करने में अभी भी रुकावट पैदा होती है। ठीक है जी, समटाइम्स आई रिएक्ट विदाउट थिंकिंग मच। मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में? मेरी मेरी मल्टीपल सेल्व्स का मैं आपसे तारुफ कराऊंगा कि हमारे अपने अंदर कुछ मल्टीपल फोर्सेस बैक वक्त काम कर रही हैं। वो कैसे हैं, हम उनको समझने की कोशिश करें। हमारा जहन जो है वो किस तरह से इस चीज़ का आदी हो जाता है कि मैंने बस ये कर गुजरना है। ठीक है जी, इफ़ आई फाइंड समथिंग डिफ़िकल्ट, तो बजाय इसके कि मैं अपने आप को रोक कर थोड़ी देर के लिए अपने फोकस को कंसर्न्स और इन्फ्लुएंस पर लेकर आऊँ, मैं उसकी शिकायतें करनी शुरू कर देता हूँ, बार बार उस पर सोचना शुरू कर देता हूँ, और फिर पता ये चलता है कि मेरा पूरे का पूरा दिन जो है वो एक डिप्रेसिव थॉट्स के साथ गुजर गया। सो व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू अबाउट दीज सिचुएशंस कि जिधर मैं जानता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं पेशेंस के प्रिंसिपल पर चलना चाहता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड के प्रिंसिपल पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से इम्पेशेंस, मेरे से अनग्रेटफुलनेस, मेरे से फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ रॉन्ग, ये हो जाता है। तो व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू अबाउट? तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आगे चल के आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसी तरह अपने प्रिंसिपल्स को अपने रिलेशनशिप्स में लेके आने में जितनी मुश्किल हो जाती है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि हम किस तरह से उन पर काबू पा सकते हैं। बट टू बी एबल टू डू दैट, आई वुड वंस अगेन रीइटरेट कि हमने अब मेरी इस वक्त की रिकमेंडेशन ये है आपको कि ये सारी चीज़ें जो उम्मीद है कि आपके सामने आ भी गई हैं, अगर आप में से किसी ने ये चाहें कि इसकी पिक्चर ले लें तो आप प्लीज़ इस स्लाइड की पिक्चर ले लें, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, यू कैन रिव्यू इट वंस अगेन। ये सारी की सारी लिस्ट अपने सामने रख लें, इसको एक चेक लिस्ट बना लें कि क्या मुझे ये चीज़ याद है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट में फ़र्क है, क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कहीं अपनी क्योंकि ये जब ये होगा तो वो जो कैरेक्टर का एस्पेक्ट है वो मेरे अपने अंदर अंडरमाइन हो रहा होगा। तो ये आपने सारी चीज़ें सामने रख लें और ये देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर कि मैं अमल नहीं कर पा रहा हूँ, एंड ट्राई टू ओवरकम दैट। इसके अंदर फ़िलहाल अपनी विल पावर यूज़ करें। वंस दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटेड, तो फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ जी कि अगर फिर भी कोई मुश्किल रह जाती है तो फिर वो इम्यूनिटी टू चेंज का कोर्स है, वो मैं शुरू करने लगा हूँ। मैं होपफुली ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद दैट। आप में से जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो मुझे बताएं, एंड इंशाल्लाह आपको मैं वो लिंक भी भेज दूंगा। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग इज़ कि आप ये सारी चीज़ों को सामने रखकर अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना शुरू करें। यानी रिफ्लेक्टिव जर्नल में अगेन उस टॉपिक को देख लें, मेरा ख्याल है इट वाज नंबर 3, वीडियो नंबर 3 जिसके अंदर ये डिस्कस हुआ था, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ पोर्शंस उसका आपके बताए हैं। उस वक्त जब बताए थे वो उसका मकसद ये था कि आपके सामने जो कॉन्वर्सेशंस की गाइडलाइंस हैं, जिधर आप उसको फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए, उसकी एक एक मिसाल आपने सामने रखनी है। आज जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ
तो असल में इसका मकसद ये है कि ये सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके सामने हैं, इनको सामने रख कर देखें कि क्या मिस हो रहा है या किस चीज़ में मैं कामयाब हो गया, and what is it that is working for me, that I find easy to follow and continue doing so that I improve inshallah, अल्लाह ताला की मदद और तौफीक से। और इसको जब आप रिफ्लेक्टिव जर्नल को लिखना शुरू करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज दैट ये बेसिकली यू कैन नॉट राइट अनलेस यू आर टॉकिंग टू, विदाउट टॉकिंग टू योरसेल्फ। यू थिंक फर्स्ट, थिंकिंग इज लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ, एंड वो जब आप राइटिंग में लेके आते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज देन यू हैव टू आर्टिकुलेट आप। और ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगली क्लास में लेकर आएँ, ये दिस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। आपने इसको अगर चाहें किसी चीज़ के बारे में कोई मशवरा करना चाहें या उस पर कोई राय लेना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अदरवाइज आई वुड सजेस्ट दैट it should be written without any concern of grammatical or spelling correction, correctness। आपने कोशिश करनी है कि जैसे जो ज़हन में आ रहा है उसको लिखें, बस ट्राई टू बी मोर रिफ्लेक्टिव अबाउट इट। प्रेजेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्शन पूरी होनी चाहिए। और ये मेरी इस वक्त की रिकमेंडेशन है जी कि सारी चीज़ें जो हमने कर ली हैं इसको आपने अब अपने यूँ समझ लें कि मैंने और आपने इसको अपने पल्ले बांध के रखना है कि हम इसको अपनी ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना कर रखें। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट इन दिस सेशन,